जैसा कि आपको मालूम है 20 तारीख से आपकी पढ़ाई चल ही रही है। ग्रुप में जो लोग बच्चे जुड़ चुके हैं वो नहीं जुड़े हैं, उनको भी जोड़ लें। 21 तारीख में इसके बारे में मैं तुमको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो इतिहास सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री कहते हैं, उसका पहला पार्ट है, उसके बारे में समझाता हूँ तुमको। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण क्या था यूरोप में राष्ट्रवाद का, इसके बारे में बताऊंगा। ये राष्ट्रवाद की भावना आई कैसे। ये 16वीं शताब्दी में जब व्यक्तियों की भावना में कुछ सुधार लाने के लिए, कुछ परिवर्तन लाने के लिए, और ये परिवर्तन कब चाहता है आदमी, जब समस्याएं आती हैं। इसी कारण एक आंदोलन शुरू हुआ। उस समय क्या था, एक सामंती व्यवस्था हुआ करती थी। सामंती व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी, ये सामंती व्यवस्था शब्द आया है। सामंती व्यवस्था वो होती थी जो राजाओं के चहेते लोग हुआ करते थे। राजा पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में लड़ते रहा करते थे, और एक राजा से दूसरे राजा से जो क्षेत्र या एरिया जमीन ले लेते थे, वो क्षेत्र पर या उस क्षेत्र का मालिक बना देते थे। मालिक किसको बनाते थे? अपने चहेते व्यक्तियों को। चहेते व्यक्ति जो होते थे वो राजा के, उन्हीं को सामंती कहते थे। वो उस क्षेत्र की ज़मीन पर उनका अधिकार होता था। कार्य करने के लिए लोगों को, कृषकों को देते थे, लेकिन उनसे वो मनमानी करते थे। मनमानी करने का कारण क्या था? उनसे अधिक कर लेना, उनका शोषण करना, और शोषण की व्यवस्था से व्याप्त होकर जनता उनसे बहुत परेशान थी। और इसीलिए जनता ने एक चेतना उत्पन्न हुई उनके खिलाफ कि इनसे हमें छुटकारा किस प्रकार मिले। और इससे यूरोप में उसी वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। और एक कहते नहीं, बीज डाल दिया खेत में, इस तरह से बीज डाल दिया, वो पनपता है, उसकी शाखाएं होती हैं, बीज आता है। इसी तरह वो भी एक उग्र रूप ले लिया जनता ने। ये इसके बारे में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना से ही फ्रांस की क्रांति से पहले, अमेरिका की क्रांति से पहले हुई थी ये भावना। यूरोप में जो राष्ट्रवाद की जो भावना हुई थी, फ्रांस की क्रांति से पहले और अमेरिका की क्रांति से पहले हुई थी। अभी आपको हम समझाएंगे फ्रांस की क्रांति का मतलब क्या था। फ्रांस की क्रांति का मतलब था, उस समय देखिए, दो व्यवस्था होती है हमारे यहाँ चल रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, और दूसरी होती राजतंत्रात्मक व्यवस्था। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में हमारे द्वारा चुने हुए, हमारे लिए हम ही सरकार बनाते हैं, वो हमारे लिए कार्य करती है। और राजतंत्रात्मक में होती थी वंशानुगत व्यवस्था होती थी। राजा का बेटा राजा ही होता था, चाहे योग से ही काम करे या न करे, ऐसी व्यवस्था थी। तो उस समय राजा था, बड़ा निरंकुश था, जनता का ध्यान नहीं रखता था। और वो राजा, उसे अपने कहा लुई 16वें के नाम से उसे जानते हैं, बड़ा अत्याचारी था, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं था, अपनी ऐश और आराम के लिए ध्यान रखते थे वो लोग। जनता बहुत परेशान थी, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, और सैनिक भी उनसे बहुत परेशान थे। और ऐसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, ऐसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे हम? निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था को खत्म करने के लिए जनता, जो आम जनता थी, जनसाधारण जनता, वो एक साथ इकट्ठी हुई, एकजुट हुई। एकजुट क्यों हुई? उनसे छुटकारा पाने के लिए। ये तो इस तरह से व्यवस्था हुई थी। मैं आपको नोट्स बना रहा हूँ, इसमें ब्लैक बोर्ड में इतना आ नहीं पाता है,
और नोट्स में आपको भेजूंगा। और जनता भी उस समय 3 वर्गों में बटी हुई थी। तीन वर्ग थे। कौन कौन से 3 वर्ग? 3 वर्गों में थी। एक था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग, तीसरा था जनसाधारण वर्ग। पादरी वर्ग कौन था? उस समय कैथोलिक चर्च की व्यवस्था थी। कैथोलिक चर्च समझते हैं? जो ईसाई धर्म से संबंधित होते हैं। और उन चर्चों के जैसे हमारे यहाँ पर मंदिर होते हैं, पुजारी होते हैं, मंदिरों के पुजारी होते हैं, और मुसलमानों में मस्जिदों में मौलवी हुआ करते हैं। इसी तरह चर्च होते हैं। चर्च उनका होता है जो चर्च के जो अन्यायी होते हैं, चर्च की देख रेख करते हैं, वो जनता वो अपने को सर्वे सर्वा बताते थे कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हमारी शक्ति काम करती है आपके अंदर। तो इसीलिए जनता का बहुत शोषण करते हैं। शोषण किसने? जनता से अधिक टैक्स लेना कि हमारे लिए दीजिए। जैसे कृषि किया करती थी आम जनता, तो उनसे उसका 10% हिस्सा लिया करते थे। इसलिए ये कारण था जो वो पादरी वर्ग अपना सर्वश्रेष्ठ वर्ग था। दूसरा था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में कौन आते थे? कुलीन वर्ग में वो आते थे जो शासन व्यवस्था के, जो उनकी शासन व्यवस्था थी उनके उच्च अधिकारी वर्ग के लोग आते थे, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे। और राजा से संबंधित राजपरिवार, यानी राजपरिवार मतलब राजा से संबंध, उनके सगे संबंधी, ये सभी लोग आते थे। तो इन दोनों वर्गों का जीवन उस समय बहुत अच्छा था। तो दोनों ही वर्ग जनता का शोषण करते थे। और जनसाधारण वर्ग में कौन आते थे? जनता, मजदूर, कृषक और शिक्षित वर्ग, ये वर्ग आता था। तो इस वर्ग के लिए आपने समझा है, इस आपको आता है पहला हुआ पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा जनसाधारण वर्ग। और इसका महत्व क्या रहा, अब मैं आपको बताता हूँ। ये फ्रांस की क्रांति का महत्व, और फ्रांस की क्रांति का महत्व का मतलब है जो पहले से बहुत सदियों से ये परंपरा चली आ रही थी, व्यवस्था चली आ रही थी, उसका जनता ने एकजुट होकर अंत कर दिया। कोई भी हम किसी से अपनी समस्या का हल कराना चाहते हैं, जब जन समूह जब जागृत होता है, तो आपने देखा है सरकार की को भी उखाड़ फेंकते हैं। यानी हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मत के माध्यम से जनता अपनी व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को, अपने राजा को, प्रधानमंत्री को जो हम नियुक्त करते हैं उसे चेंज कर देती है। इसीलिए राजतंत्र व्यवस्था में भी यही व्यवस्था थी। जनता उस समय मत की व्यवस्था नहीं थी, देखने उसमें लोकतंत्र और राजतंत्र में ये व्यवस्था है, वो मनमानी करते थे। राजतंत्र व्यवस्था वाले, लोकतंत्र व्यवस्था जनता करती है। जनता को कुछ समय निश्चित होता है, जैसे हमारे 5 साल की व्यवस्था होती है, उसमें मत का प्रयोग होता है, मौलिक अधिकार होते हैं। लेकिन राजतंत्र व्यवस्था में मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। चलो मैं इतना पढ़ा रहा हूँ और आपको नोट्स बनाकर और भेज रहा हूँ, क्योंकि ये उसमें वीडियो बनाने में एक आती है परेशानी, तो ज़्यादा समय हो नहीं सकता, हैंग हो जाता है। इसलिए मैं नोट्स बनाकर तुमको भेजूँगा और कॉपी बना लीजिएगा और उस कॉपी पर नोट्स को नोट करिए। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, धीरे धीरे देता रहूँगा।